प्रकाश का परावर्तन जो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है उसका एक तीसरा पार्ट वीडियो है। पिछले 2 पार्ट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रकाश क्या होता है, किरण क्या होता है, प्रकाश पुंज क्या होता है, किरण पुंज क्या होता है, आत्मदीप्त पदार्थ और अदीप्त पदार्थ में अंतर समझाए थे, वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर बताए थे, प्रकाश के परावर्तन के बारे में बताए थे और सबसे लास्ट में हम आपको पाश्चर्य परिवर्तन और पाश्चर्य विपरिवर्तन के बारे में भी हम आपको बताए थे। तो आज हम कुछ क्वेश्चन का रिवाइज कर लेंगे जो कि हम पिछले दोनों वीडियो में आपको बता चुके हैं। और इसके पहले हम आपको बता दें कि अगर अभी तक आप वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर के वहां से दोनों वीडियो देख लीजिए। दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। और देखने के बाद अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत होती है तो आप सीधे टेलीग्राम पर हमसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके अलावा आप हमारे फेसबुक ग्रुप, फेसबुक पेज पर भी जुड़ सकते हैं, वहाँ से भी आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। हम आपको पूरी रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले हम कुछ रिवाइज यहाँ पर कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और यदि आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए सबसे पहला हम रिवीजन में हम सबसे पहले देखेंगे कि प्रकाश पुंज क्या होता है। तो सबसे पहले हम प्रकाश पुंज के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि आत्मदीप्त पदार्थ एवं अदीप्त पदार्थ को परिभाषित करें। उसके बाद प्रकाश का परावर्तन, समतल दर्पण तथा उसके बने प्रतिबिंब की विशेषता देखेंगे। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर होता है जो देखेंगे। उसके बाद पाश्चर्य विपरिवर्तन क्या होता है इसको भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पर आप जितने सारे भी क्वेश्चन देख रहे हैं सारे के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी हम आपको ऊपर दे चुके हैं और एक बार हम सिर्फ पढ़ करके इसका रिवीजन आप लोगों को हम करा देते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रकाश पुंज क्या होता है। तो अब हम आपको बताए थे कि किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहा जाता है। उसके बाद आत्मदीप्त पदार्थ और अदीप्त पदार्थ के बारे में हम आपको बताए थे कि वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है आत्मदीप्त पदार्थ कहलाता है, और जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जित नहीं करता है उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं। उसके बाद प्रकाश का परावर्तन में हम आपको बताए थे कि जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है तो लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब किसी सतह से टकराने के बाद जब लौट जाती है तो उसे ही हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसके बाद समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की अगर विशेषता के बारे में बात करें तो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता निम्न होती है। उसके बारे में हम आपको ऊपर से विस्तृत रूप से भी बताए हैं और नीचे भी हम आपको यहाँ पर समझा देते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। इसका प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है, मतलब जितना बड़ा, जितना आकार, जितना साइज होता है वस्तु का उतना ही साइज प्रतिबिंब में जो बनता है उसका भी दोनों का साइज आपस में बराबर होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक होता है। और 5वां नंबर वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखना है। इसके पहले हम आपको एक क्वेश्चन और बता दें कि प्रकाश के रैजुरेखीय सिद्धांत को लिखें। देख सकते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन है, प्रकाश के रैजुरेखीय सिद्धांत को लिखें, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो पारदर्शी एवं समान माध्यम में हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश के इस सिद्धांत को ही रैजुरेखीय सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत को आप याद कर लीजिएगा क्योंकि 1-2 बार एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले से। तो एक बार और पढ़ दे रहे हैं, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो पारदर्शी एवं समान माध्यम में हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश के इस सिद्धांत को ही रैजुरेखीय सिद्धांत कहते हैं। आपको हम बता दें कि ये जो जिस पीडीएफ से हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं इस चीज़ को आप चाहे तो अपने कॉपी पर नोट भी करते चल सकते हैं सारे क्वेश्चंस को। और अगर आप नोट करना ना चाहें तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जा करके आप इसको परचेज कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है। इसके बारे में भी कल हम आपको बताए थे कि वास्तविक प्रतिबिंब का जो कटान होता है यह वास्तविक कटान से बनता है और यह वास्तविक कटान से नहीं बनता है, यह हमेशा उल्टा बनता है। और जो काल्पनिक प्रतिबिंब है यह हमेशा सीधा बनता है। इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है और इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। यह दर्पण के सामने बनता है और यह दर्पण के
पीछे बनता है। उसके बाद सबसे लास्ट में हम आपको बताए थे कि पार्श्व विपरिवर्तन क्या होता है। तो इसमें हम देखेंगे कि यह एक ऐसी घटना है जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब उदग्र के प्रतः 180 डिग्री पर घूम जाता है, उसी को हम लोग पार्श्व विपरिवर्तन बोलते हैं। दर्पण के भी बारे में हम आपको बताए थे कि वैसा चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता है, उसे ही हम लोग दर्पण कहते हैं। इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। वैसा चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। तथा जिसका एक भाग अवश्य रजरित हो, दर्पण कहलाता है। कहने का मतलब कि एक भाग तो जिस तरफ आप अपना चेहरा देखते हैं उस तरफ तो सिर्फ शीशा होता है, प्लेन होता है, लेकिन उसके दूसरे भाग में चांदी से पीछे पेंट किया हुआ रहता है और कोई भी कलर से, तो उसी को बोला जाता है रजतित हो। तथा जिसका एक भाग अवश्य रजतित हो, उसी को ही हम लोग दर्पण कहते हैं। दर्पण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, आप जानते होंगे, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलय दर्पण। इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलय दर्पण। हमेशा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ देता है कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। अब हम देखेंगे कि समतल दर्पण क्या होता है। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। जिस प्रकार से इसका नाम है उस प्रकार से इसका डिफिनेशन भी होगा। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। इसके गुण के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, काल्पनिक होता है और बराबर होता है। बराबर कहने का मतलब वस्तु के आकार का ही होता है। जितना बड़ा साइज वस्तु का रहता है उतना बड़ा साइज ही इसमें प्रतिबिंब का भी होता है। तो इसके गुण की अगर बात किया जाए तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि वस्तु का जो आकार होता है हमेशा सीधा होता है, काल्पनिक होता है और वस्तु के बराबर होता है। यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। बीच में यहाँ पर आपको एक प्रतिबिंब दर्शाया गया है। इधर आपको कोई वस्तु रखी गई है 3 सेंटीमीटर की। अगर इधर भी देख सकते हैं यहाँ पर जो है इसका प्रतिबिंब बन रहा है, तो यह काल्पनिक है लेकिन इसका भी साइज 3 सेंटीमीटर का ही है। प्रतिबिंब से जितनी दूरी पर वस्तु रखी गई है इधर 10 सेंटीमीटर पर, उतना ही दूरी पर इधर भी इसका प्रतिबिंब बन रहा है 10 सेंटीमीटर पर। इसी चीज़ को ऊपर आपको डिफिनेशन में अभी हमने बताया। इसमें आप देख सकते हैं दर्पण से वस्तु की दूरी यहाँ पर 10 सेंटीमीटर आपको बताया गया है और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी भी इसमें 10 सेंटीमीटर। वस्तु की ऊंचाई जहाँ इधर 3 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई भी यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है। अब हम आगे देखेंगे कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के, तो इसको हम समझ लेते हैं। इसमें आपको एक न्यूमेरिकल होता है जिसको हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो इस चीज़ को आप रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। एक समतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 फीट का एक आदमी खड़ा है। ध्यान से पढ़िएगा, कोई एक समतल दर्पण है जिसकी लंबाई कितना है, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। उसके सामने 5 फीट का एक आदमी खड़ा है, तो बताएं प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना होगा। अगर 5 फीट का ऊंचाई खड़ा है तो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो 5 फीट ही होगा, क्योंकि आप जानते हैं समतल दर्पण में जितना बड़ा प्रतिबिंब होता है उतना बड़ा वस्तु का जितना बड़ा वस्तु का आकार होता है उतना बड़ा प्रतिबिंब का आकार होता है। तो अगर 5 फीट का आदमी है तो उसके प्रतिबिंब की ऊंचाई भी 5 फीट ही होगी। अगर वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी कितना दिया हुआ है, अगर 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी भी 3 सेंटीमीटर ही होगी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी 15 सेंटीमीटर होगा, जैसा कि अभी हमने आपको ऊपर बताया। इस चित्र के माध्यम से भी आप यहाँ से समझ सकते हैं पीडीएफ में। अब आपको हम बताते हैं आपतित किरण को स्थिर रखते हुए जब दर्पण को अल्फा कोण से घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण 2 अल्फा कोण से घूम जाती है, मतलब दुगना हो जाती है। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा कि जब आपतित किरण को स्थिर करते हुए जब दर्पण को चाहे जितना भी कोण से हम घुमा ले तो सीधे उसका दुगना हो जाएगा। अगर यहाँ पर अल्फा है तो यहाँ पर 2 अल्फा हो जाएगा। इस प्रकार से सारे चीज़ आप देख लेंगे। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि आपतित किरण को स्थिर रखते हुए दर्पण को 25 डिग्री से घुमाया जाता है, तो बताए परिवर्तित किरण कितना कोण से घूम जाएगी। तो अभी हम आपको ऊपर बताए कि चाहे जितना भी मान दिया हुआ रहेगा तो सीधे उसके दुगने कर देंगे, उतने ही कोण से वह घूमेगी। तो अगर यहाँ पर 25 डिग्री से घूम रहा है तो बताइए परिवर्तित किरण कितना कोण से घूमेगी। तो 25 × 2 कर दीजिए, मतलब 50 डिग्री के एंगल से वो घूम जाएगी। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा। सीधे अगर अल्फा है तो अल्फा की जगह अगर कोई भी मान दिया हुआ है तो सीधे उसको दुगना कर देना है।
दूसरी बात हम जानेंगे यहाँ पर कि किसी समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब दिखाई देने के लिए वस्तु की ऊंचाई से कम आधी ऊंचाई दर्पण की होना चाहिए। मतलब अगर आप किसी दर्पण के सामने खड़े हैं, आपकी लंबाई 6 फीट है, तो दर्पण की लंबाई कम से कम 3 फीट होगी, तभी आपका पूरा शरीर आपको दर्पण में दिखाई देगा, सर से लेकर पाँव तक। तो इसी चीज को यहाँ पर कह रहा है कि किसी समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब दिखाई देने के लिए वस्तु की ऊंचाई कम से कम वस्तु की ऊंचाई से प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो आधी होनी चाहिए। मतलब अगर आपकी लंबाई 5 फीट है तो प्रतिबिंब जो है आपके सामने रखा हुआ उसकी लंबाई 2.5 फीट हर हाल में होनी चाहिए। अब यहाँ पर आगे देखेंगे कि एक 5 फुट का आदमी किसी समतल दर्पण के सामने अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है। कोई 5 फीट का आदमी जैसा कि अभी उदाहरण देके हम आपको पीछे भी बताए, तो कितना लंबाई चाहिए उसका दर्पण का, तो उसका दर्पण की लंबाई उससे आधा चाहिए, मतलब 2.5 फुट का चाहिए। यदि कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने भी वेग से चलता है तो उसका प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष में 2 भी वेग से चलेगा, मतलब सीधे दुगना वेग से चलता है, और दर्पण के सापेक्ष में भी वेग से ही चलेगा। जितना वेग रहता है उतना वेग ही रहता है। इसको ध्यान रखिएगा, वस्तु के सापेक्ष से दुगना हो जाता है और दर्पण के सापेक्ष से जितना रहता है उतना ही वो रह जाता है। इस प्रकार से नीचे भी कुछ दिए हुए हैं क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के, उसको भी आप देख लीजिएगा। जैसे एक व्यक्ति 10 मीटर पर सेकंड के वेग से समतल दर्पण की ओर चल रहा है, तो बताइए व्यक्ति के सापेक्ष में प्रतिबिंब का वेग कितना होगा, तो 2 भी होता है, तो इसलिए 2 गुना 10 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से चल रहा है, तो 2 इंटू 10 हो जाएगा, बराबर 20 मीटर पर सेकंड होगा। और अगर दर्पण के सापेक्ष की बात किया जाए तो दर्पण के सापेक्ष में हमको बताया कि जितना स्पीड से यहाँ पर चल रहा है उतना स्पीड से दर्पण के सापेक्ष में ही चलेगा, तो इसका आंसर 10 मीटर पर सेकंड ही रह जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को। जैसे एक लड़का समतल दर्पण के समानांतर में 15 मीटर पर सेकंड के वेग गतिशील से चल रहा है, तो बताएं उसकी प्रतिबिंब का वेग कितना होगा। तो उसके प्रतिबिंब का वेग जो है वो परिवर्तन नहीं होगा, जितना वेग से वो चल रहा है समतल दर्पण में उतना ही गतिशील वह प्रतिबिंब में भी चलेगा। तो 15 मीटर पर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर बहुत सारे कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, इस चीज़ को भी आप देख लेंगे पीडीएफ में। चलिए इसके आगे हम आपको बताते हैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं जिसको कि बताना संभव नहीं है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो हम आपको सिर्फ वैसे क्वेश्चन को हम बताएंगे जो कि एग्जाम व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे। ऐसे आप चाहे तो इन सारे पीडीएफ में जितने भी सारे न्यूमेरिकल दिए गए हैं, क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन सभी को आप रिवाइज कर सकते हैं। चलिए सीधे हम आप चलेंगे क्वेश्चन पर। इन सभी जितने भी सारे न्यूमेरिकल दिए हुए हैं इन सारे न्यूमेरिकल को आप पढ़ लीजिएगा। और अब हम यहाँ से शुरू करेंगे गोलीय दर्पण से। ठीक है, उसके ऊपर आप देख सकते हैं मोटा जो समतल दर्पण में बहुत सारे प्रतिबिंब बनते हैं, जितना मोटा समतल दर्पण रहेगा उसमें बहुत सारे प्रतिबिंब बनेंगे, लेकिन इसमें दूसरा प्रतिबिंब सबसे अधिक चमकदार होता है। मतलब एक के बाद एक कर करके बहुत सारे उसमें प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन उसमें जो सेकंड नंबर पर जो प्रतिबिंब रहता है वो सबसे ज़्यादा चमकदार रहता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे गोलीय दर्पण के बारे में कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण क्या होते हैं। तो वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होता है, भ्रांत गोला नहीं, खोखले गोले का भाग होता है, उसे ही हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि गोलीय दर्पण क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं। तो वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होता है गोलीय दर्पण कहलाता है। और याद रखिएगा यह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, जिसको अंग्रेजी में कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर भी बोला जाता है। अब हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है। तो पहले हम देखेंगे कि अवतल दर्पण जिसको अंग्रेजी में कनकेव मिरर बोलते हैं यह क्या होता है। तो वह दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह धंसा हो अवतल दर्पण कहलाता है। प्रवर्तक सतह धंसा होने का मतलब इस प्रकार से अवतल दर्पण का साइन होता है जिसका एक सतह धंसा हुआ होता है। मतलब आप देख रहे हैं कि इसका प्रवर्तक सतह जो है वो धंसा हुआ है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे अवतल दर्पण। ठीक है, उसके बाद उत्तल दर्पण क्या होता है, तो वैसा सीधे उसका उल्टा कर देंगे, वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह उभरा हुआ मतलब उठा हुआ हो उसे ही हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। मतलब इस प्रकार से अगर आप देख रहे हैं तो देख रहे हैं इसका धंसा हुआ नहीं है बल्कि इस तरफ उठा हुआ है, तो इसी को हम लोग उत्तल दर्पण बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु।
तो पहला हो जाता है ध्रुव, दूसरा हो जाता है वक्रता केंद्र, तीसरा हो जाता है वक्रता त्रिज्या, जिसकी जरूरत आपको बहुत नीचे पड़ने वाली है, बहुत सारे न्यूमेरिकल में भी पड़ेगी। तो इन सारे चीज़ जो यहाँ पर दिया हुआ, इन सभी चीज़ को आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, जिसको आप समझने में थोड़ी सी अगर ध्यान से नहीं समझेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, फोकस, फोकस दूरी, प्रधान अक्ष और द्वारक, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बारी बारी से नीचे पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं वक्रता केंद्र क्या होता है। तो दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र बोलते हैं। मतलब अगर दर्पण जिस खोखले गोले का बना हुआ है, मतलब यह अगर दर्पण हो जाता है, अगर यहाँ पर इसका केंद्र रहता है तो इस केंद्र को ही हम लोग वक्रता केंद्र बोलते हैं। इस केंद्र को ही हम लोग वक्रता केंद्र बोलेंगे, ठीक है। इसे शीर्ष से सूचित किया जाता है, वक्रता केंद्र को शीर्ष से सूचित किया जाता है। आप इस बात को याद रखिएगा अपने दिमाग में। उसके बाद हम लोग देखेंगे दर्पण का ध्रुव क्या होता है। तो दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। जो दर्पण का मध्य बिंदु होता है, जैसे यह दर्पण हो गया, इसका मध्य बिंदु अगर यहाँ पर है तो इसी को हम लोग दर्पण का ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। दर्पण का ध्रुव हम लोग इसी को बोलते हैं और इसको P से सूचित किया जाता है। याद रहे, वक्रता केंद्र को C से और दर्पण के ध्रुव को हम लोग P से सूचित करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष क्या होता है। तो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। ध्यान रहे, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। इसे x या x डैश से सूचित किया जाता है, या तो x डैश ऊपर में डैश होता है, उससे इसको सूचित किया जाता है। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष को, दोनों नाम एक ही रहता है। अगर आपसे मुख्य अक्ष या उसके जगह पर प्रधान अक्ष भी पूछा जाता है तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज न होइएगा। चलिए उसके बाद हम आपको बताते हैं दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं। तो दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। दर्पण जितना ज़्यादा चौड़ा रहता है, जैसे अगर हम आपको समझाएं तो मान लिया ये दर्पण है, तो यहाँ से यहाँ तक जितना ज़्यादा ये चौड़ा है तो इसी को हम लोग दर्पण का द्वारक, द्वारक कहने का मतलब आप समझ लीजिए चौड़ाई, ठीक है। तो दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। उसके बाद हम देखेंगे वक्रता त्रिज्या क्या होता है। जितने सारे भी हम आपको यहाँ पर डिफिनेशन बता रहे हैं सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, और जिस प्रकार से आप हमसे पढ़ रहे हैं जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर सेम टू सेम अगर इस चीज़ को भी आप जाकर एग्जाम में लिख देते हैं तो आपका नंबर कटने वाला नहीं है। जितना मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा आपको फुल मार्क्स जरूर मिलेगा। चलिए आगे देखेंगे वक्रता त्रिज्या। अगर इसके अलावा हम आपको बता दें, आपको हमारे चैनल पर बाकी सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे PDF के साथ में। तो आप बाकी सब्जेक्ट भी दिन धीरे धीरे करके हमारे वीडियो अपलोड होते रहेंगे हमारे चैनल पर, तो आप वहां से जा करके आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। आपके एग्जाम में, आपकी तैयारी में हम आपको थोड़ा सा भी कसर नहीं छोड़ेंगे। सारे सब्जेक्ट को हम बहुत ही आसानी से समझाएंगे और बहुत ही बारीकी से समझाएंगे और आपके सारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब सब्जेक्टिव के बाद हम आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी रिवाइज कराएंगे, टेस्ट लेंगे और आपको बहुत अच्छी तरीके से हम मैट्रिक एग्जाम के लिए तैयार करेंगे। और एकदम टारगेट होना चाहिए आपका कि अब की बार हमको 80% से ऊपर लाना है। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वक्रता त्रिज्या क्या होता है। तो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और उसके ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोलीय दर्पण कहने का मतलब या तो वो अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, आपको हम बताए ऊपर में गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। तो उसके वक्रता केंद्र और उसके ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से सूचित किया जाता है। वक्रता त्रिज्या को R से, इसको आप याद रखिएगा इस तरह से, क्योंकि जो त्रिज्या है इसका स्पेलिंग रेडियस होता है। तो रेडियस का फर्स्ट नेम R से शुरू होता है, इसलिए हम इसको R से सूचित करते हैं। अब यहाँ पर कुछ फोटोग्राफ्स दिए गए हैं, कुछ चित्र दिए गए हैं। इसको आपको पहचानना है कि गोलीय दर्पण के निम्नलिखित भागों को पहचानें। तो एक कौन सा मिरर है, तो ये उत्तल मिरर है क्योंकि यहाँ पर इसका उभरा हुआ भाग है। एक कौन सा है, तो अवतल है। इस प्रकार से इधर से आपका पेंट किया हुआ है तो इधर से धंसा हुआ है, इसलिए उत्तल हो गया। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र हो गया, यहाँ पर इसका देख सकते हैं। उसके बाद अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र हो गया। अवतल दर्पण का द्वारक हो गया, जो अभी हम उसको उस पर में बताएगी चौड़ाई। और यह उत्तल दर्पण का द्वारक हो गया, जिसको हम अभी आपको ऊपर बताए। अगर ध्रुव की बात करें तो अवतल दर्पण का ध्रुव आपका ये हो जाएगा। अवतल का वक्रता त्रिज्या आपका ऐसे हो जाएगा, एक ऐसे चित्र बना करके यहाँ से
और आपको इस तरह से करना है। आपका वक्रता त्रिज्या इसी को बोला जाता है। अब यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं जिसको आपको ध्यान से समझना है। अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या होता है? अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या होता है? इन सभी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। आपको सब्जेक्टिव के अलावा ऑब्जेक्टिव पर भी पूरा ध्यान देना है, क्योंकि 50-50% का दोनों होता है। अगर 50 नंबर का सब्जेक्टिव है तो आपका 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव भी रहता है, इसलिए किसी को कम और ज़्यादा न समझें, दोनों को बराबर ही देखें। चलिए, अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या होता है? तो अवतल दर्पण का दूसरा नाम अभिसारी दर्पण होता है। अवतल दर्पण का दूसरा नाम अभिसारी दर्पण होता है। उत्तल दर्पण की अगर बात करें तो उत्तल दर्पण की दूसरा नाम अपसारी। ऊपर भी हम आपको बताए थे कि दर्पण दो प्रकार के अपसारी और अभिसारी दर्पण होता है। अब हम देखेंगे कि फोकस क्या होता है। फोकस का दूसरा नाम नामांतर भी होता है। तो गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को गोलीय दर्पण का फोकस कहा जाता है। फोकस को एफ से सूचित किया जाता है, याद रखिएगा, क्योंकि एफ से फा होता है तो एफ से इसको सूचित कर दीजिएगा। इस प्रकार से इसको याद रखिएगा। गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें, कोई भी गोलीय दर्पण है उसके प्रधान अक्ष के अगर समानांतर में कोई भी प्रकाश की किरण आ रही है और परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिल रही है या मिलती हुई प्रतीत भी हो रही है, तो उस बिंदु को ही, जिस बिंदु पर वो मिल रही है या मिलती हुई प्रतीत हो रही है, उसे ही हम लोग गोलीय दर्पण का फोकस दूरी कहते हैं, फोकस कहेंगे। अब फोकस और फोकस दूरी में अंतर होता है, तो अब हम देखेंगे कि फोकस दूरी क्या होता है। तो फोकस दूरी के बारे में अगर हम बात करें तो गोलीय दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। गोलीय दर्पण मतलब अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, इसके बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर समझेंगे, यहाँ पर आपका ए वाला भाग अवतल दर्पण है और ए वाला भाग उत्तल दर्पण है, तो इसके बीच का जो दूरी हो गया इसी को हम लोग फोकस दूरी कहेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र हो गया, वहाँ से लेकर के यहाँ तक, और इसी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी चिन्ह में कौन सा है, निम्न में कौन सा होता है। ठीक है, पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है, मतलब धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है, क्या होता है। चलिए, तो अब हम देखेंगे अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है। तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी जो होता है वो ऋणात्मक होता है, और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी जो होता है वो धनात्मक होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, अवतल ऋणात्मक होता है और उत्तल धनात्मक होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि गोलीय दर्पण में चिन्ह का निर्धारण कहाँ से किया जाता है। ये सब जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से रट लीजिएगा। गोलीय दर्पण में चिन्ह का निर्धारण कहाँ होता है? तो ध्रुव पर होता है। ध्रुव के बाएं ऋणात्मक तथा दाएं धनात्मक होता है। जो दर्पण होता है वहाँ पर जो ध्रुव होता है, तो ध्रुव के जो बायां वाला भाग होता है इधर ऋणात्मक हो जाता है, जो दायां वाला भाग होता है वो धनात्मक हो जाता है। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में वस्तु का दूरी का चिन्ह कैसा होता है? अवतल दर्पण हो गया तथा उत्तल दर्पण हो गया, इसमें वस्तु का दूरी का चिन्ह जो होता है वो कैसा होता है? तो वो ऋणात्मक होता है। उसके बाद देखेंगे कि गोलीय दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में कैसा संबंध होता है। गोलीय दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, याद रखिएगा, फोकस दूरी हो जाता है और वक्रता त्रिज्या के बीच कैसा संबंध होता है? तो F बराबर R/2 होता है। F बराबर R/2, जहाँ F जो होता है वो फोकस दूरी होता है और R जो होता है वो वक्रता त्रिज्या को बोला जाता है, क्योंकि R से रेडियस होता है और F से फोकस, आपको हम ऊपर भी बताए हैं। उसके अलावा यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो चलिए हम आपको एक क्वेश्चन के बारे में बता देते हैं, उसके बाद सारे क्वेश्चन को आप खुद से सोल्व कर लीजिएगा। तो एक क्वेश्चन आपको बताते हैं कि एक गोलीय दर्पण जिसकी त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, यहाँ पर देखिएगा त्रिज्या 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो बताएं उसका फोकस दूरी क्या होता है। मतलब
यहाँ पर त्रिज्या कहने का मतलब कि रेडियस हमारा दिया हुआ है, आर हमारा दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, तो एफ पूछ रहा है। तो अभी अभी हम आपको ऊपर एक परिभाषा बताए यहाँ पर कि एफ बराबर r/2 होता है। तो एफ हमको निकालना है, तो आर हमको दिया हुआ है, तो एफ बराबर 40/2 निकाल लेंगे तो 2 और 40 कट जाएगा आपस में, तो यहाँ पर आंसर 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर फोकस दूरी एफ बराबर 20 इसका सही आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें कुछ क्वेश्चन और दिए गए हैं नीचे की तरफ, तो आप इन सारे क्वेश्चन को पीडीएफ में से हल कर लीजिएगा, क्योंकि अगर हम सारे क्वेश्चंस को हल करना शुरू कर देंगे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 4 से 5 वीडियो में हमारा चैप्टर खत्म नहीं होगा। चलिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। और बार बार हम आपसे बोल रहे हैं कि हमारे चैनल को नीचे रेड कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा वीडियो को। चलिए आगे देखते हैं अवतल दर्पण के बारे में। तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, क्योंकि अभी हम आपको ऊपर बताए कि अवतल दर्पण का दूसरा नाम अभिसारी दर्पण भी होता है। तो यही यहाँ पर पूछ रहा है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। तो अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु पर जमा हो जाती है, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा इस बात को कि अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर, जो प्रधान अक्ष होता है उसके समानांतर में जो प्रकाश की किरणें आती है और परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर जमा हो जाती है, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। ठीक है, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। तो उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है। अवतल दर्पण में क्या था कि बहुत सारे प्रकाश की किरणें आकर के एक बिंदु पर जमा हो जाती थी, इसलिए हम उसको अभिसारी बोलते थे। लेकिन अवतल की अगर बात करें तो यहाँ से एक बिंदु से सभी जगह निकल रही है, एक बिंदु से सभी जगह की ओर निकल रही है, तो इसलिए हम इसको अपसारी दर्पण बोलते हैं। ठीक है, एक ही बिंदु से फैलती हुई प्रतीत हो रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है एक ही बिंदु से फैलती हुई प्रतीत हो रही है, इसलिए हम इसको अपसारी दर्पण बोलते हैं। चित्र के माध्यम से भी आप यहाँ से समझ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एक बिंदु है, यहाँ से ही सारे दर्पण निकलते हुए प्रतीत हो रही है। अब हम देखेंगे कि गोलीय दर्पण में बनने वाले आरेख, जो किरण आरेख होता है, उसका क्या नियम होता है। गोलीय दर्पण में बनने वाले किरण आरेख के लिए क्या नियम है। तो इसके 3 नियम होते हैं, ध्यान रखिएगा। गोलीय दर्पण में बनने वाले किरण आरेख के लिए 3 नियम होते हैं। पहला होता है कि आपतित किरण की किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर भेजी जाती है। आपतित किरण जो होती है वो प्रधान अक्ष के समानांतर भेजी, जैसे यहाँ पर प्रधान अक्ष हो गया, तो आपतित किरण जो होती है वो प्रधान अक्ष के समानांतर ही होती है और परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। यहाँ पर हमारा फोकस है। चलिए आपको हम इस यहाँ से समझाते हैं अच्छे तरीके से। देख सकते हैं यहाँ पर हमारा कोई दर्पण है, ठीक है, यहाँ पर हमारा एफ हो गया, एफ हो गया, ठीक है, यहाँ पर पी हो गया। अगर कोई और चलिए इस चित्र में ही हम आपको बता देते हैं कि देख सकते हैं यहाँ पर जो प्रधान अक्ष हमारा ये वाला हो गया, इसी के समानांतर जो प्रकाश की किरणें आ रही है, जो परावर्तन के बाद एफ से होकर गुजर रही है, यहाँ से होकर के, तो इसी को हम लोग बोलते हैं, जब आपतित किरण की किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर भेजी जाती है तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजरती है। यह पहला नियम हो गया। और दूसरा नियम होता है कि जब आपतित प्रकाश की किरणों को वक्रता केंद्र से भेजा जाता है, अगर वक्रता केंद्र से अगर हम इसको भेजते हैं तो परावर्तन के बाद अपने ही रास्ते पर लौट जाती है। मतलब अगर यहाँ से वक्रता केंद्र से अगर यहाँ से आ रहा है तो यह अपने ही रास्ते पर लौट जाएगा, इधर की तरफ ही लौट जाएगा। यह दूसरा नियम कहता है। और तीसरा नियम कहता है कि जब आपतित प्रकाश की किरणों को फोकस से भेजा जाता है, मतलब यहाँ एफ, जहाँ पर एफ लिखा हुआ है वहाँ पर आपका फोकस है, तो जब आपतित प्रकाश की किरणें फोकस से भेजा जाता है तो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाते हैं। जो प्रधान अक्ष, जैसे यहाँ से अगर प्रकाश की किरणें आ रही है, जैसे ही यहाँ पर टकराएगी यहाँ पर, इसके बाद प्रधान अक्ष के समानांतर, मतलब ये दोनों जो रेखा है वो आपस में समानांतर हो जाएगी। तो यही तीनों कहता है कि यही 3 नियम होते हैं।
इसके अलावा भी कुछ नियम है जिसको हम लोग देख लेंगे। एक नियम कि जब प्रकाश की किरणें को ध्रुव से भेजा जाता है, मतलब जहाँ पर पी आपका लिखा हुआ है, अगर ध्रुव से भेजा जाता है तो आपतन का कोण जो है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब जितना कोण से आ रहा है, यहाँ पर जितना का कोण बन रहा है उतना ही कोण से यह वापस की तरफ भी लौट जाता है। और इसके में अभिलंब का कार्य प्रधान अक्ष करता है। जो इसमें अभिलंब का जो कार्य है यह प्रधान अक्ष का काम करता है, अभिलंब का कार्य। ठीक है, यही 4 नियम हैं जो आपको याद रखने हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखा जाता है। ठीक है, अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखा जाता है। चलिए यहाँ पर इसको हम नीचे की तरफ अगर करेंगे तो 6ठे नंबर पर देखेंगे। ठीक है, आप इस चित्र को आसानी से समझ लीजिएगा कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखा जाता है। ठीक है, तो पहला तो हो गया कि यहाँ पर रखा जाता है 1 नंबर पर। उसके बाद तीसरा जो होता है वो सी कहने का मतलब सेंटर पर रखा जाता है जो होता है। और उसके बाद फोकस दूरी पर रखा जाता है। उसके बाद ध्रुव पर, इस ध्रुव से कुछ दूर हट करके यहाँ पर आपको सारे वस्तु रखे जाते हैं। मतलब 1 का 5 पर रखा जाता है, जो यहाँ पर जो है इसका प्रतिबिंब आपको 5 पर रखेगा। 2 का 4 पर रहता है, 3 का 3 पर ही रहता है क्योंकि यह सेंटर पर है, और 4 का 2 पर बनता है, और 5 का 1 पर बनता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। और जो 6 पर आता है उसका प्रतिबिंब आपका दर्पण के पीछे दिखाई देगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे कि किरण आरेख से संबंधित कुछ बातें हैं जिसको हम लोग देखेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं बल्कि अगले वीडियो में, क्योंकि यह वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, आधे घंटे से ऊपर का वीडियो हो गया है। अगर आपको एक ही दिन सब कुछ बताएंगे तो कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी, और यहाँ से आपको चीज़ों को समझने की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि यहाँ से कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है जिसको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो यहाँ से किरण आरेख से संबंधित जो कुछ बातें हैं यहाँ से हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, और ध्यान से आप अगले वीडियो को देखिएगा। अगर आपके पास पीडीएफ ये वाला है तो आप पहले से ही पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा। जिसके बाद अगर आप पढ़ने के बाद अगर आप हमारा वीडियो देखिएगा तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी और आपको ज़्यादा फायदा करेगा। इसलिए पहले आप इस चीज़ को आप पढ़ के आइएगा, उसके बाद आप हमारा ये वीडियो देखिएगा, और पीछे वाले 2 वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे हम अगले वीडियो में। और जाते जाते आप लोग को कहेंगे कि अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक आप ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।